हेलो। हेलो। लाइव कीजिए क्लास। क्लास लाइव हो गया है। चलिए, क्या हुआ? बैग कौन लेके चला गया? चलिए, गुड इवनिंग सभी को। चलिए शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, हल्ला मत कीजिए। देखिए, आज से जो है एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, और जिस सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं वह है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल को हमें पढ़ना है। और देखिए कि हम डेमो नहीं दिए हुए थे, हम डेमो कहीं नहीं दिए हुए हैं। सिर्फ डेमो जो है ऑनलाइन डेमो है, ऑफलाइन डेमो नहीं है। ऑफलाइन ये बैच तो पहले से ही चल रहा है, ठीक है, ये बैच पहले से ही चल रहा है, इसलिए ऑफलाइन डेमो का कोई सवाल ही नहीं था। ये लोग आई कार्ड चेक नहीं किया है, आई कार्ड चेक करना चाहिए। खैर छोड़िए, अब जो लोग आ गए हैं तो ठीक है, आ गए हैं, कोई बात नहीं है। उधर पीछे में देख लीजिए, जो भी कोचिंग के स्टाफ है, देखिए पीछे में टीवी उबी चल रहा है, पीछे में, पीछे वाले क्लासरूम में सब जगह चल रहा है। क्या जगह नहीं है? चलिए ठीक है, बैठाइए, कैसे भी एडजस्ट कीजिए सबको, ठीक है। चलिए देखिए, अब आते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ऐसे आप लोग हल्ला करते रहिएगा, हल्ला करना आप लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन आई कार्ड चेक कीजिए, जो भी कोचिंग के स्टाफ हैं सबको बोल रहे हैं कल से आई कार्ड चेक कीजिए। ये कोई नया बैच थोड़े है जी, यानी बैच में नया सब्जेक्ट है, बैच में नया सब्जेक्ट है, समझ गए? तो जो बच्चा इस बैच में पहले से एडमिशन लिया हुआ उसको आप बैठाइए, उसके बाद अगर जगह बचता है, उसके बाद तो जगह ही नहीं बचता है, ठीक है, बैच तो फुल है, उसके बाद जगह ही नहीं बचता है। तो ना तो एडमिशन लेने के लिए ऑफिस में एडमिशन बंद कर दीजिए, और दूसरी बात यह है कि आई कार्ड चेक करके घुसाइए, ठीक है। ऑनलाइन हम डेमो आपको दे देते हैं, ऑनलाइन एक सप्ताह एक चैप्टर के लिए डेमो दे देते हैं। ऑफलाइन हम डेमो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस बैच में पहले से ही उतना बच्चा है, माफ कीजिएगा आप लोग हमको। भारत का भूगोल देखिए, भारत का भूगोल जितने भी एक दिवसीय परीक्षा है, सभी एक दिवसीय परीक्षा में भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें भारत के भूगोल से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार हमने सोचा था कि भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल दोनों एक साथ पढ़ाए, लेकिन कुछ बच्चों का मैसेज आया कि नहीं, दोनों अलग अलग पढ़ाया जाए। इसी वजह से दोनों को सेपरेट करके ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ते हैं, और भारत के भूगोल को पढ़ने के साथ साथ जो है हम लोग इसको पढ़ने के बाद जो हम लोग विश्व का भूगोल भी पढ़ लेंगे। और जहां तक इस बैच का सवाल है, फाउंडेशन बैच है, चीजों को हम आपको सबसे पहले समझाएंगे, समझाने के बाद लिखाएंगे, और लिखाने के बाद हम आपको याद करवाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, समझाएंगे, समझाने के बाद जो है आपको लिखाएंगे, लिखाने के बाद हम आपको याद करवा देंगे, समझ गए। और जहां तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सवाल है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आंसर के साथ उपलब्ध करवा देंगे, आप अपना याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ उपलब्ध करवा देंगे, आप अपना याद कर लीजिएगा। याद करना होगा याद कीजिएगा, नहीं याद करना होगा आप नहीं कीजिएगा, ये आपका काम है। देखिए, एक तो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द, ज्योग्राफी शब्द को थोड़ा सा आप समझिएगा। ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, इसका अंग्रेजी होगा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। तो यहां पर तो इंडियन मतलब भारत या भारतीय, ज्योग्राफी मतलब भूगोल। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है। जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी, और कोई लड़का बोला था कि आगे वाला बेंच जो है, यानी आगे वाला बेंच पे कोई बैठा हुआ था, उसको खाली उली करवाए हैं आप लोग। कोई बेंच यहाँ पर रिजर्व नहीं है, जो पहले आएगा पहले बैठेगा, समझ गए। किसी को उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ये गलत बात है। अभी हमको जाकर कोई लड़का कंप्लेन किया है कि आगे वाला बेंच पे हमको उठा दिया गया है, ठीक है। कोई बेंच रिजर्व नहीं है, यहाँ पर रिजर्व की कोई पद्धति नहीं है। जो पहले आएगा पहले बैठेगा, जो बाद में आएगा बाद में बैठेगा, ये गलत बात है, समझ गए। तो अगर आप उठाए हैं आगे से नहीं उठाइएगा कोई, ठीक है। दादागिरी एकदम नहीं, आराम से पढ़ने के लिए आए हैं। देखिए, आपको ज्यादा गर्मी है, किताब पे उतारिए ना जी, 8 घंटा के बदला 12 घंटा किताब पढ़िए ना, समझ गए। पढ़ने के लिए आराम से पढ़िए, रिक्वेस्ट है मेरा, निवेदन है आपसे, समझ गए। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द, ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफो, ग्राफो से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है, जिसमें जियो, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन या अध्ययन, वर्णन या अध्ययन, वर्णन या अध्ययन। अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का अध्ययन। तो एक लाइन में अगर हम ज्योग्राफी को परिभाषित करने का प्रयास करें, तो एक लाइन में ज्योग्राफी को परिभाषित करते हुए हम यह कह सकते हैं कि वैसा विषय जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उसी को ज्योग्राफी कहते हैं, उसी को ज्योग्राफी कहते हैं। और जो ज्योग्राफी है, इस शब्द का प्रयोग पहली बार इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, जो ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार इरेटोस्थनीज, ग्रीक, ग्रीक जिसको यूनान कहते हैं, यूनान भी कहते हैं, ग्रीक या यूनान के रहने वाले थे, समझ गए। ग्रीक विद्वान थे इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। जो इरेटोस्थनीज है, इन्होंने ही पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ विद्वान ज्योग्राफी का पिता हिकेटियस को कहता है। कुछ विद्वान हिकेटियस को क्यों कहता है? क्योंकि हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी है, पीरियड्स, पीरियड्स, पीरियड्स। हिकेटियस की पुस्तक है पीरियड्स, और हिकेटियस के पीरियड्स नामक पुस्तक में पहली बार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है। पृथ्वी के विषय में क्रमबद्ध तरीका से, लयबद्ध तरीका से बताया गया है, जिस वजह से कुछ विद्वान हिकेटियस को ज्योग्राफी का पिता कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप इरेटोस्थनीज ही याद रखिएगा। ज्योग्राफी का पिता ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार
ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। यहां से आगे बताने से पहले हम आपको यहां पर थोड़ा डायरेक्शन के विषय में बताते हैं। डायरेक्शन, दिशा के विषय में बताते हैं। दिशा, डायरेक्शन, दिशा के विषय में बताते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी में मानचित्र का काफी बार प्रयोग होगा और उसमें हम बार बार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, इन सभी शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो 5-6 क्लास का बच्चा होता है वो ये सब बात जानता है डायरेक्शन, लेकिन यहां पर हम भरोसा के साथ कह सकते हैं कि अधिकतर लोग डायरेक्शन नहीं जानते होंगे। जानते हैं? कौन कौन लोग जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। अरे वाह, ना हम ही अथी पड़ गए। नहीं, एक बच्चा है मेरे बगल में, एक बच्चा रहता है, वो आकर के जो है हमसे पूछता है, 6 क्लास में वो पढ़ता है और हमको पूरा याद है कि 6 क्लास में हम थे तो हम उतना चीज नहीं जानते थे। समझिए, वो आकर के पूछता है कि कैप ऑफ गुड होप कहाँ है। समझिए, कैप ऑफ गुड होप कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है, समझ गए, सहारा मरुस्थल कहाँ है। जब जनरल कंपटीशन में आए तब हम ये सब चीज जाने। और देखिए 6 साल का बच्चा आज ये सब चीज पढ़ रहा है। तो बताइए कि निश्चित तौर पर यानी हर बच्चा आज इंग्लिश मीडियम में हर बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में हर बच्चा पढ़ रहा है, तो हर कोई यूपीएससी क्रैक थोड़े कर देगा। समझ। तो डायरेक्शन आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मन के तसल्ली के लिए कि हम भी आपको बता दिए हैं, ताकि कल आप ये ना कहे कि हमको डायरेक्शन नहीं मालूम है। तो आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी जो मानचित्र होता है, कॉपी हटाइए हो, कोई भी जो मानचित्र होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है। ऊपरी भाग उत्तर दिशा, नीचे वाला भाग दक्षिण, नीचे वाला भाग दक्षिण, दाहिना भाग पूरब, दाहिना भाग पूरब, बायां भाग पश्चिम, बायां भाग पश्चिम। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, पश्चिम हो गया। ठीक है, अब देखिएगा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, पूरब, ये जो बीच का हिस्सा होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब कहेंगे। फिर ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये बीच का हिस्सा क्या कहलाए? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहलाएगा। अब ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब कहलाएगा। और ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। तो ये डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए, डायरेक्शन आपने देखा है। ठीक है, अब इसके बाद अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, मानचित्र पर आते हैं। तो यह जो मानचित्र है भारत का मानचित्र है, भारत का मानचित्र है। तो अब आपसे कहा जाए कि उत्तर जाना है, भारत के उत्तर जाना है, भारत के उत्तर, या आपसे कहा जाए कि भारत के उत्तर में कौन कौन राज्य है बताइए, भारत के उत्तर में कौन कौन राज्य है बताइए, तो आप कहिएगा ऊपरी भाग में देखिएगा कि ऊपरी भाग में क्या क्या है। ऊपरी भाग में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, ये सब उत्तर में है नो। उसके बाद दक्षिण, तो दक्षिण में केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है नो। पश्चिम, पश्चिम में राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र। पूरब बिहार है, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। हाँ या ना? ठीक है, तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कुछ क्लियर हो रहा है। और जो है यहां पर अधिकतर लोग भारत के मानचित्र से अवगत होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको यहां पर थोड़ी जानकारी दे देते हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिए भारत में कौन राज्य कहां है, कहां नहीं है,
और घर पे जाकर के ब्लैंक मानचित्र, देखिए अधिकतर लोग भारत के मानचित्र से अवगत हैं, हमको ये चीज पता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, समझ गए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो भारत में आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले आपके बैच में हम पॉलिटी पढ़ाए हैं। पॉलिटी पढ़ाने के क्रम में हमने आपको ये बात बताया है कि जो अपना भारत है, भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है, हाँ या ना? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में भारत बटा हुआ है, ठीक है। अब भारत जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है, समझ गए, इसमें आप मानचित्र पर देख सकते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दादर नगर हवेली दमन और द्वीप 5, लक्षद्वीप 6, फिर जो है इधर आपको पुडुचेरी 7 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक बार देख लीजिएगा, लद्दाख यहां पर है, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे उत्तर में है एकदम लद्दाख है। फिर उसके नीचे में जम्मू कश्मीर है। पहले लद्दाख और कश्मीर, जम्मू कश्मीर दोनों एक ही हुआ करता था, जम्मू कश्मीर कहलाता था, आज 2 भाग में बट गया है, एक आपको लद्दाख कहलाता है और एक आपको जम्मू कश्मीर कहलाता है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश यहां हो गया। फिर एक जो है यहां पर है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश तीनों के बॉर्डर पर लगभग आपको यहां पर चंडीगढ़ है, समझ गए, चंडीगढ़ है। फिर यहां पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यहां पर दिल्ली है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यहां पर क्या है, दिल्ली, यहां पर दिल्ली है, समझ गए, दिल्ली है। फिर यहां पर दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप है, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप है। फिर यहां पर लक्षद्वीप है, क्या है, लक्षद्वीप है। फिर यहां पर पुडुचेरी है, क्या है, पुडुचेरी है। और पुडुचेरी के बाद यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये तो केंद्र शासित प्रदेश की अवस्थिति को आपने देखा, केंद्र शासित प्रदेश की अवस्थिति को आपने देखा। अब इन केंद्र शासित प्रदेशों में एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है पुडुचेरी। जैसे इस बात से आप अवगत होंगे कि जो अपना राज्य बिहार है, यहां पर अधिकतर बिहार के छात्र ही होंगे, जो अपना राज्य बिहार है, बिहार में टोटल 38 जिला है, हाँ या ना? बिहार में टोटल 38 जिला है। उसी प्रकार से एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है पुडुचेरी में टोटल 4 जिला। कितना जिला? पुडुचेरी में कुल कितना जिला? 4 जिला। और पुडुचेरी में जो 4 जिला है, उन 4 जिला से हम आपको अवगत करवा देते हैं। एक तो माहे है, दूसरा आपको यनम है, तीसरा आपको कराईकल है, और चौथा आपको पुडुचेरी है। चौथा आपको क्या है? पुडुचेरी है। तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिला, एक माहे, दूसरा यनम, तीसरा कराईकल, चौथा पुडुचेरी। अब इसमें देखिएगा, है सुनिए ना, आप थोड़ा हटा लीजिए, बड़ी दिक्कत हो रहा है। सुनिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए ना, वहां पे बैठ जाइए, इधर थोड़ा फ्री रहेगा ना, थोड़ा ठीक है। किसी पे कमेंट करना गलत बात है, ठीक है, क्या है ना है उससे कोई मतलब ना है। कमेंट कीजिएगा, मान लिया जाए कि एक बात बताइए आप हमको, ठीक है, आप स्वयं सोचिए, आप दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं, आप पे कोई कमेंट करेगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, समझ गए? तो ये गलत काम नहीं, समझ गए? देखिए समझिएगा, जो माहे जिला है वह आपको यहां पर है, और ये केरल राज्य है। कौन राज्य है? केरल। माहे यहां पर है और ये केरल राज्य है। फिर यनम यहां पर है और ये आंध्र प्रदेश राज्य है, और पुडुचेरी यहां पर है और कराईकल यहां पर है। तो आप देख सकते हैं कि जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 गो जिला, माहे, यनम, कराईकल, पुडुचेरी। माहे केरल में है। माहे कहां है? केरल। माहे यहां पर है, माहे कहां है? केरल में। फिर यनम यहां पर है, यनम कहां है? आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी और कराईकल दोनों तमिलनाडु में है। कहां है? तमिल।
मतलब क्या हम ये बात कह सकते हैं कि पुडुचेरी भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार भारत के 3 अलग अलग राज्य में है, इसका विस्तार केरल में है, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है और इसका विस्तार तमिलनाडु में है। इसका विस्तार क्या हम ये बात कह सकते हैं? हाँ या ना? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना है? आपके नजरों के सामने है, सब चीज मानचित्र पे लिखा हुआ है, टोटल चीज मानचित्र पे लिखा हुआ है। तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश के विषय में हुआ। अब इन केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा भारत के राज्यों को आप देखिए, भारत का राज्य कौन कहां है, तो आप देख सकते हैं यहां पर हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। फिर यहां पर छोटा सा राज्य गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये भारत के राज्य हुए। कौन राज्य कहां पर है ये चीज हमने आपको बताया है। अब घर जाकर के जो है, अगर आप कमजोर है, ठीक है, अगर आप कमजोर है, देखिए कमजोर होना कोई गलत बात नहीं है, नहीं जानना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आपको बता दिया जाए तब आप उसको याद नहीं करें, तब आप उसको समझे नहीं, तब आप उसको ड्रॉ नहीं करें, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप अधिकतर लोग इस बात से अवगत होंगे, हमको पूरा विश्वास है आप पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको राज्यों की अवस्थिति के विषय में जानकारी नहीं होगी। वैसे जो भी लोग जिनको राज्यों की अवस्थिति के विषय में जानकारी नहीं है, जब 6ठा क्लास का बच्चा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को डिनोट कर देता है कि फलना राज्य फलना केंद्र शासित प्रदेश यहां पर है, तो आप स्वयं सोचिए कि आप इंटरमीडिएट करके आए होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। समझ गए? तो एक ब्लैंक मानचित्र, आप मानचित्र जरूर खरीद लीजिएगा, समझ गए? मानचित्र आप जरूर खरीद लीजिएगा और मानचित्र पर जो है इन चीजों को, सभी राज्यों को डिनोट कर दीजिएगा। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेना है, अगर नहीं आता है तो ब्लैंक मानचित्र लेकर कर लेना है। समझ गए? अब ये तो हम आपको बता दिए हैं। अब अगर हम भारत की बात करें, भारत भी तो विश्व का एक पार्ट है, विश्व का एक देश है। भारत कोई अलग थोड़ी है जी, भारत विश्व का एक देश है, विश्व का एक देश है, विश्व का एक पार्ट है। जैसे बिहार भारत का एक पार्ट है, उत्तर प्रदेश भारत का एक पार्ट है, पश्चिम बंगाल भारत का एक पार्ट है। जैसे आपका नाक, आपका मुंह, आपका कान आपके शरीर का एक पार्ट है, आपके शरीर का एक पार्ट है, और सबको मिलाकर एक मानव शरीर बनता है। जब मुंह नाक कान सब चीज मिला दीजिएगा, हाथ पैर सब चीज मिला दीजिएगा, तब जाकर के मानव शरीर बनता है। उसी प्रकार से विश्व के सभी देश, विश्व के सभी महादेश, विश्व के सभी महासागर, सभी द्वीप, सभी प्रायद्वीप, सब चीज को मिलाकर इस संसार का निर्माण हुआ है, सब चीज को मिलाकर इस संसार का निर्माण हुआ है। और अगर हम विश्व को देखें तो ये विश्व का मानचित्र है, ये विश्व का मानचित्र है। अगर हम विश्व को देखें तो विश्व को टोटल 7 महादेश और 5 महासागर तथा 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है, 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर महादेश और महासागर समझते हैं। महादेश किसे कहा जाता है, महासागर किसे कहा जाता है, द्वीप किसे कहा जाता है, प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, ये सब बात हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। कुछ लोग इन चीजों को जानते भी होंगे, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो जानिए। देखिए, जो पूरा का पूरा पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी पर या तो स्थल खंड मिलेगा या जल खंड मिलेगा, या तो स्थल खंड मिलेगा या जल। समझ गए? तो जो
स्थल खंड के बृहद रूप होते हैं। स्थल खंड, स्थल खंड यानी स्थल मतलब जहां पे रहते हैं। जैसे आप कहां रह रहे हैं? आप स्थल पे रह रहे हैं। कहां रह रहे हैं? स्थल। क्या आप जल वाले हिस्सा में रह पाइएगा? नहीं। कुछ समय के लिए आप वहां जाइएगा, घूमिएगा, फिरिएगा, देखिएगा, आ जाइएगा। तो जल वाले हिस्सा में रहना पॉसिबल नहीं है, मानव स्थल खंड में रहता है। जो अपना पृथ्वी है, पृथ्वी के 71% भूभाग पर, पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल का विस्तार है। 71% भूभाग पर जो है जल का विस्तार है, जल का विस्तार है। वहीं 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है। 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है। बताइए, 71% भूभाग पर जल का विस्तार है, लेकिन फिर भी जल की कमी हो जाती है, फिर भी जल की कमी हो जाती है। देखिए, जल की कमी नहीं होती है, बल्कि शुद्ध जल की कमी होती है, पीने योग्य पानी की कमी होती है। जल की कमी तो इस पृथ्वी पर कभी होगा ही नहीं, लेकिन जो पीने योग्य पानी है, जिसको हम पी सकते हैं, उसकी कमी हो जाती है। समझ गए? पीने योग्य पानी की कमी हो जाती है। और आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका स्थल खंड का बृहद रूप है, बड़ा रूप है। ये साउथ अमेरिका स्थल खंड का बृहद रूप है। अफ्रीका स्थल खंड का बृहद रूप है। यूरोप स्थल खंड का बृहद रूप है। एशिया स्थल खंड का बृहद रूप है। ऑस्ट्रेलिया स्थल खंड का बृहद रूप है। अंटार्कटिका स्थल खंड का बृहद रूप है। तो सामान्य तौर पर महादेश या महाद्वीप, महादेश या महाद्वीप, स्थल खंड के जो सबसे बृहद भाग होते हैं, स्थल खंड का जो सबसे बृहद भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, उसी को महाद्वीप या महादेश कहा जाता है। पूरे विश्व को 7 महादेश में बांटा गया है, और जो 7 महादेश में बांटा गया है, नॉर्थ अमेरिका 1, साउथ अमेरिका 2, यूरोप 3, अफ्रीका 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6, अंटार्कटिका 7, अंटार्कटिका 7। इन महादेशों में जो सबसे बड़ा महादेश है क्षेत्रफल के आधार पर एशिया है, एशिया है। दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे बड़ा महादेश एशिया, सबसे बड़ा महादेश एशिया, और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इसी प्रकार से विश्व को 5 महासागर में बांटा गया है। महासागर ओशिन, ओशिन, ओशिन। जल के बृहद यानी वैसा भूभाग जहां बृहद स्तर पर जल का विस्तार देखने को मिलता है, उसी को महासागर कहा जाता है। और विश्व को जो 5 महासागर में बांटा गया है, प्रशांत, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अब देखिएगा यहां पर, ये आपको नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। विश्व यानी पृथ्वी, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। ठीक है, यहां पर 3D फिगर है नहीं। जब आप 3D फिगर को देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये जो पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है, और इधर ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है, समझ गए, ये पूरा, ये इधर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर से कनेक्ट हो जाएगा, या फिर ये इधर से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपको यहां पर यह बात दिखाना चाहते हैं कि जो आपको एशिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, इधर जो है आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, एशिया के बाद ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका।
ई चारों के बीच में जब आप 3D फिगर पर देखेंगे तो ये चारों महादेश के बीच में जो महासागर है ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। और जो ये प्रशांत महासागर है यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। विश्व की गहरी गहरी खाइयां प्रशांत महासागर में ही देखने को मिलती है, चाहे मेरियाना गर्त हो या फिर अन्य कोई भी गर्त हो, गहरी गहरी गर्त जो है यहीं पर आपको देखने को मिलती है। तो ये प्रशांत महासागर है। और जो प्रशांत महासागर है यह विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। तो ये प्रशांत महासागर हो गया। ये आपको अटलांटिक महासागर हो गया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो महासागर है अटलांटिक महासागर हो गया। फिर आपको एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो महासागर है ये हिंद महासागर हो गया। और ये ऊपर में जो है आर्कटिक महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया। और ये जो नीचे में है अंटार्कटिका महासागर, नीचे में अंटार्कटिका महासागर। और ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, तो वही सबसे छोटा आर्कटिक, सबसे छोटा आर्कटिक, सबसे छोटा आर्कटिक। ठीक है, तो ये बात तो आप समझ गए होंगे। इतना बात समझ में आया? एक बार बताइए तो, विश्व का सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा महादेश, सबसे छोटा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आगे बताइएगा सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक, सबसे छोटा, सबसे छोटा। इतना बात क्लियर? चलिए अब इसके बाद जो है हम आपको यहां पर एक चीज, आप मानचित्र को गौर से देखिएगा। ठीक है, मानचित्र को गौर से देखिएगा और इसके बाद हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, मानचित्र को देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं मानचित्र को? तो मानचित्र पे आप थोड़ा सा गौर फरमाइए। तो क्या आपको इस मानचित्र के ऊपर लाइन खींचा हुआ नजर आ रहा है? लाइन खींचा हुआ नजर आ रहा है? देखिए ये लाइन खींचा हुआ है ऐसे, ये लाइन ऐसे खींचा हुआ है, फिर ये लाइन ऐसे खींचा हुआ है, फिर ये लाइन ऐसे खींचा हुआ है। इस प्रकार का लाइन क्या आपको नजर आ रहा है? हाँ या ना? नजर आ रहा है? चलिए, इस प्रकार का लाइन आपको नजर आ रहा है। अब डायरेक्शन तो आप जानते हैं, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है। ये बात तो अभी आप तुरंत देखे हैं, हम भी आपको बताएं, आप पहले से भी जानते हैं। तो ये उत्तर होगा ना? हो उत्तर होगा ना? ये दक्षिण होगा ना? हो दक्षिण होगा। ये पूरब होगा ना? ये पूरब होगा ना? ये पश्चिम होगा ना? पश्चिम होगा ना? तो एक बात बताइए, मानचित्र पर एक लाइन आप देख रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण खींचा हुआ है, हाँ या ना? है खींचा हुआ है ना? हो। और मानचित्र पर एक दूसरा लाइन आप देख रहे होंगे कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। ठीक है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम खींचा हुआ है, हाँ या ना? तो मानचित्र के ऊपर जो है एक लाइन उत्तर से दक्षिण खींचा हुआ है और एक लाइन जो है पश्चिम से पूरब खींचा हुआ है, पश्चिम से पूरब। इतना बात क्लियर है? चलिए, अगर आपको इतना बात क्लियर है तो अक्षांश और देशांतर भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक लाइन में अगर कहे तो मानचित्र के ऊपर जो खड़ी लाइन होती है उसको देशांतर, और जो पड़ी लाइन होती है उसको अक्षांश। जो पड़ी लाइन होती है उसको अक्षांश और जो खड़ी लाइन होती है उसको देशांतर। एक लाइन में अगर कहना चाहे तो, या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई लाइन को देशांतर रेखा और पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई लाइन को अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब यहां पर आप समझिएगा कि देखिए हम ई लाइन खींच रहे हैं, ई लाइन क्या होगा बताइए तो? क्या होगा? क्या होगा? ये देशांतर होगा ना? चलिए, अब ये लाइन खींच रहे हैं, बताइए क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? इतना बात क्लियर? चलिए, इतना बात अगर आपको समझ में आ गया है तो अब जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। जो पूरा का पूरा पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पूरे पृथ्वी को जो है
179 अक्षांश रेखा, 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा, 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है, 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। ठीक है, अब 179 अक्षांश रेखा में, 179 अक्षांश रेखा में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण, ये सब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। तो 179 अक्षांश रेखाओं में, 179 अक्षांश रेखाओं में एक है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, एक क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है यह पृथ्वी के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, यह पृथ्वी के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यह पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर यह जो रेखा गुजर रही है यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, या इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसी को हम लोग अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और पृथ्वी को इस संदर्भ में, अभी के संदर्भ में आप वृत्त मान लीजिए। क्या मान लीजिए? वृत्त। वृत्त, वृत्त लगभग गोलाकार होता है, पृथ्वी को लगभग आप गोलाकार मान लीजिए। जब आप पृथ्वी को गोलाकार मानते हैं, वृत्ताकार मानते हैं, तो वृत्त के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास, व्यास कहते हैं। और व्यास वृत्त को 2 भाग में विभाजित करते हैं। जो व्यास होता है वह वृत्त को 2 भाग में विभाजित करती है। जिस प्रकार से व्यास वृत्त को 2 भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उसी प्रकार से जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। यह पृथ्वी के 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। जब आप इससे ऊपर जाइएगा तो आपको उत्तरी गोलार्ध मिलेगा। इससे ऊपर के पार्ट को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। तो ये वाला पार्ट आपको उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध। फिर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या अक्षांश या इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर से जब आप नीचे आते हैं, दक्षिण आते हैं, तो यह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी। एक बात बताइए, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया ये सभी उत्तरी गोलार्ध में है? हां या ना? इसके बाद क्या हम ये बात कह सकते हैं कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है? हां? हां या ना? साथ ही साथ क्या हम यहां पर यह बात कह सकते हैं कि जो साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है, इन दोनों महादेश का विस्तार दोनों गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में? क्या हम ये बात कह सकते हैं? हां या ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा बात थोड़े है जी, बहुत बड़ा बात तो नहीं है, समझ गए? अब इसके बाद आते हैं भारत। भारत पर आते हैं। तो जो भारत है, भारत एशिया महादेश में है और भारत यहां है। ये आपको भारत है, समझिए, ये आपको भारत है। तो ये आपको भारत है, तो क्या हम भारत के विषय में कह सकते हैं कि भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है? हाँ, भारत पूरी तरीका से उत्तरी गोलार्ध, भारत पूरी तरीका से उत्तरी गोलार्ध में है। ये बात क्लियर है? इसके बाद
हाँ आगे आ रहे हैं ना, रुकिए ना, ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। और इस चैप्टर के विषय में हम आपको बता देते हैं कि जो है ज्योग्राफी पढ़ाना हम शुरू किए हैं, और इस चैप्टर के विषय में हम आपको ये बात बता रहे थे कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप पहले से जानते होंगे, समझ गए, तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। अब यहां पर जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, पृथ्वी को 2 बराबर भाग में विभाजित करते, उसी प्रकार से एक है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। और ये है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा कि जब आप दाहिना भाग में आते हैं तो इधर पूर्वी देशांतर होता है, पूर्वी देशांतर। क्या होता है? पूर्वी देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके दाहिना आइएगा तो ये पूर्वी देशांतर होता है, और इसके बायां आइएगा तो ये पश्चिमी देशांतर होता है। क्या होता है? पश्चिमी देशांतर होता है। तो अब आप देख सकते हैं जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा यूरोप से होकर गुजर रही है, अफ्रीका से होकर गुजर रही है, अंटार्कटिका से होकर गुजर रही है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। वहीं 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में जो महादेश है, एशिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है, और जो पश्चिम में महादेश है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ, नॉर्थ अमेरिका और। तो क्या यहां पर हम यह बात कह सकते हैं कि जो भारत है पूर्वी देशांतर में है? भारत पूर्वी देशांतर में है, क्या हम यह बात कह सकते हैं? हाँ या ना? तो क्या भारत के विषय में हम ये बात कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में, एक लाइन में इस बात को कह सकते हैं? भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्या इसको समझने में किसी को कोई आपत्ति, कोई कष्ट नहीं ना है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में, ठीक है, यह बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आप यहां पर कि हमने आपको यह बताया है कि पूरे पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा में बांटा गया है, 179 अक्षांश रेखा में बांटा गया है। तो यह है आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत, भूमध्य, जो भी कहना है आप कहिए। इससे ऊपर जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध होता है, इससे ऊपर जाते हैं क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध। अब देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में 0 के बाद क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से आप आगे बढ़िएगा। तो इसके ऊपर जाइएगा तो आपको मिलेगा 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और ऊपर जाइएगा तो 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और ऊपर जाइएगा 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा आपको मिलेगा। 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। और जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है, इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल कहा जाता है, नॉर्थ पोल कहा जाता है 90 डिग्री तक। तो ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री से जब ऊपर जाते हैं तो कौन गोलार्ध माना जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक मिलेगा? 90 डिग्री उत्तरी अक्ष, 90 डिग्री उत्तरी। जैसे उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलता है, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा,
2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा। और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होता है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब कहीं ना कहीं यह चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में स्थित होगा, हां या ना? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध में। तो अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश रेखा होगा या दक्षिणी? हाँ, उत्तरी होगा ना, उत्तरी होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। भारत का यह अक्षांशीय विस्तार है। भारत का यह क्या है? अक्षांशीय। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में फैली हुई है, हां या ना? कह सकते हैं। अब एक बात बताइएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आएगा या नहीं आएगा? जैसे 5 और 15 के बीच में 10 आएगा, 5 और 15 के बीच में 10 आएगा ना? तो वैसे ही 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा नहीं आएगा? आएगा ना? तो अब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आता है, उस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और हिंदी में कर्क रेखा कहते, हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। तो ये है आपको कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। ये आपको कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आता है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। मतलब कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है या नहीं गुजरती है? गुजरती है ना? कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। मिजोरम 8। यही 8 राज्य से होकर गुजरती है। और क्या आपको कर्क रेखा ऐसा नहीं एहसास हो रहा है कि लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है? क्या ऐसा एहसास आपको नहीं हो रहा? एकदम हो रहा है। समझिए, एकदम हो रहा है। कर्क रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है
जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और जब भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है तो स्वाभाविक सी बात है, हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत को दो बराबर भाग में, लगभग दो बराबर भाग में विभाजित करती है। कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे उत्तर भारत और नीचे आएंगे दक्षिण, नीचे आएंगे दक्षिण, नीचे आएंगे दक्षिण भारत। अब जब आप कर्क रेखा के ऊपर जाइएगा उत्तर भारत, नीचे आइएगा दक्षिण भारत, ठीक है। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, कौन ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग दो बराबर भाग में विभाजित करती है, तो इसका उत्तर होगा कर्क रेखा। क्या होगा? कर्क। अब देखिएगा कि कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसको याद रखने का ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। लेकिन हम एक नया ट्रिक इजाद किए हैं, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। समझ गए? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, मी से। देखिए एक बात बताइए, ये भारत है, भारत का ये कौन भाग है? हो कौन भाग? पश्चिम या पूरब? पश्चिम ना हो, पश्चिम, पश्चिम। और जब ये भारत का पश्चिमी भाग है तो स्वाभाविक सी बात है, ये क्या हो जाएगा? भारत का पूर्वी भाग। क्या हो जाएगा? पूर्वी भाग, पूर्वी भाग। तो एक बात आप देखिएगा, कर्क रेखा भारत के पश्चिम में सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस ट्रिक को देखिए, ग से गुजरात, फिर र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, मी से। तो मित्र पर गमछा झाड़ के बदले अगर आप इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा तो आपको पश्चिम से पूरब में क्रम भी याद हो जाएगा, पश्चिम से पूरब में क्रम भी याद हो जाएगा। फिर क्रम अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लिया जाए कि पश्चिम से पूरब में क्रम आपको याद है और पूरब से पश्चिम में पूछ दिया तो क्या आप नहीं बता पाइए? बता दीजिएगा ना। तो मित्र पर गमछा झाड़ पुराना हो गया है, उसको भूल करके नया ये ट्रिक आप याद रख लीजिएगा। देखिए यहां पर एक चीज बताते हैं, हर बैच में बताते हैं तो आपके बैच में भी बता रहे हैं, ठीक है। छाछ समझते हैं क्या होता है? समझते होंगे आप लोग ऐसे ही बहुत समझदार है, समझ गए। देखिए गांव घर की जो महिला होती है ना, ऐसे महिला कंजूस होती है, ठीक है। महिला अपने परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य सभी के लिए कंजूस मक्खी चूस होती है। अपने परिवार के लिए वो जान तक दे देगी, अपने बेटा के लिए, अपने पति के लिए, समझ गए। बाद बाकी के लिए वो कंजूस, महाकंजूस। जो कहना है आप कह लीजिए, जो कहना है कर लीजिए ना अपना, आप अपना समझ जाइए। जो महिला होती है, गांव घर की महिला, अगर उनके यहाँ गाय भैंस है तो वो जो है दूध गर्म करके छाली निकाल करके रखती है, ठीक है। छाली समझते हैं ना? अरे दूध को गर्म करने के बाद उस पर जो ऊपरी परत बनता है उसी को छाली कहा जाता है हम लोग के साइड में, समझ गए। तो लगभग महीना दिन तक किसी बर्तन में रखने के बाद, 1 महीना पूरा होने के बाद जो है उसको अलग बर्तन में ले करके उसको मथती है, समझ गए। मथती है, एक रही होता है, समझिए। रही समझते हैं? जिससे दाल को घाटा जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, समझ गए। उसी को रही कहा जाता है। तो एक बर्तन में छाली लेकर के जो है उसको मथती है, तो फिर होता यह है कि क्रीम ऊपर आ जाता है और जलीय पदार्थ नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो जो क्रीम ऊपर आ जाता है उसको जब आप आग पे चढ़ाइएगा तो उससे घी प्राप्त होता है। और जो पानी होता है, पानी को देहाती भाषा में घोर कहा जाता है, इसमें घोर कहा जाता है, घोर, समझे? हाँ जो भी है समझे।
गांव घर में जिस रोज ये काम होता है उस रोज उसके परिवार में जो है बड़ी बजका बनेगा, समझ गए, क्योंकि उसमें जो है उसका प्रयोग हो जाता है। ठीक है, वही जो पानी का बचा यानी दूध का छाली का जो बचा हुआ पानी वाला पार्ट होता है, उसी को जब सुधा जैसी कंपनी, अमूल जैसी कंपनी पैक कर देती है तो उसी को छाछ कहा जाता है, समझ गए। और छाछ मुख्य तौर पर जब आपके पेट का आंतरिक क्रिया ठीक ठाक नहीं होता है, खाना उना सही से नहीं पच रहा होता है, तब जाकर के जो है छाछ पीता है लोग। और जब छाछ पीजिएगा तो थोड़ा सा जो है पेट ठीक ठाक हो जाएगा, संतुष्टि मिलेगा, तृप्ति। तृप्ति का मतलब सेटिस्फैक्शन, समझ गए, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, समझिए, संतुष्टि मिलेगा। तो गर्मी के मौसम में छाछ पीजिए जिससे आपको तृप्ति मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा। इस संदर्भ में समझ करके जो है आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ राज्यों से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा के ऊपर में जाइएगा तो ये उत्तर भारत होता है और नीचे आइएगा तो दक्षिण भारत होता है। अब बिहार दरोगा बीपीएससी आज तक यही पूछा है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से कौन राज्य से होकर गुजरती है, कौन राज्य से होकर नहीं गुजरती है। लेकिन बिहार पुलिस पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में। ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। अब बिहार दरोगा बीपीएससी का क्वेश्चन है किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है। मतलब बीपीएससी बिहार दरोगा से टप कौन है? बिहार पुलिस ऑन मेरिट अगर कोई लड़का निकालता है, ऑन मेरिट, ऐसे 99% लड़का धांधलिए से निकालते, इसलिए बिहार पुलिस का हम वैल्यू नहीं देते हैं, समझ गए। देखिए बिहार पुलिस का परीक्षा उसी से निकलता है जिसका सेटिंग होता है, जो अंदर से रंगवाता है, समझ गए। ये सब काम धड़ल्ले से होता है, समझ गए। और आपको विश्वास नहीं होगा, आप यहां पर बिहार पुलिस का तैयारी करते रह जाइएगा, आपका कोई गांव वाला भाई जो दिन भर भैंस चराता है, पता चलेगा उसको वर्दी लग गया, समझ गए। ऐसा एग्जाम्पल आप लोग को मिला है, एकदम मिला होगा, समझ गए। तो परीक्षा में धांधली होता है, ये जग जाहिर है, ये कोई छुपी बात नहीं है, समझ गए। तो इसलिए कलयुग है ये, छल कपट सब चीज लगाइए, साम दंड भेद सब चीज, जैसे सफलता मिल जाए तो वैसे, समझ गए। यहां पर कलयुग में राजा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप राजा हरिश्चंद्र बने दिक्कत है, फिर जल्दी नौकरी नहीं लगेगा, ये सत्य है। चलिए देखिए, तो अब बिहार पुलिस पूछा है तो यहां पर जानना तो जरूरी हो जाता है कि कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण। तो अब देखिएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये सभी ऐसे भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में। और देखिए क्वेश्चन कितना टफ किया था, जानते हैं? जो ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ई वाला राज्य का दिया था। बिहार पुलिस का काम देखिए, ठीक है। ऑप्शन में क्या सब था? मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये सब था ऑप्शन में। यानी क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? ऑप्शन सुनिए, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ओडिशा, छत्तीसगढ़। आंसर होगा मणिपुर। क्या होगा? देखिए इधर वाला जो है ना थोड़ा सा याद नहीं रहता है, ठीक है, इधर वाला थोड़ा सा याद नहीं रहता है। एक चीज यहां पर आप जानिए कि ये जो 7 गो राज्य है ना, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर में, अरुणाचल प्रदेश है, फिर ये असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। गिनिएगा तो 7 गो हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, मेघालय 3, नागालैंड 4, मणिपुर 5, मिजोरम 6, त्रिपुरा 7।
इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर, 7 बहनों वाली राज्य कहा जाता है। और इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर यानी 7 बहनों वाली राज्य इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये सभी राज्य परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। क्यों निर्भर है? आप किसी और पर क्यों निर्भर होते हैं? मान लिया जाए कि आपके रूम में आप रात में 12 बजे खाना बनाने के लिए गए और मान लिया जाए कि नमक ही नहीं, ठीक है, नमक ही नहीं है, बिना नमक का खाना बनेगा? तो पड़ोसी से लीजिएगा ना। तो मतलब आपके पास नमक नहीं है तो आप पड़ोसी पर निर्भर हुए नमक के लिए। तो निर्भरता किसी के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए अभी आप अपने गार्जियन के ऊपर निर्भर है, अभी आप अपने माता पिता के ऊपर निर्भर है। अभी आप अपने माता पिता के ऊपर निर्भर इसलिए हैं क्योंकि आप कमाते नहीं हैं, आप कमाते नहीं है इसलिए माता पिता के ऊपर निर्भर है। अगर कमाने लगिएगा तो माता पिता के ऊपर निर्भर थोड़े रहिएगा, नहीं रहिएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है कि आप कमाते नहीं, इसलिए माता पिता के ऊपर निर्भर है। तो इन राज्यों में, सब राज्य में सब चीज का उत्पादन नहीं होता है। कोई राज्य गेहूं उगाता है तो कोई चावल, और कोई सरसों उगाता है तो कोई मक्का। हर राज्य में हर चीज का उत्पादन नहीं होता है, हर राज्य में हर चीज का उत्पादन नहीं होता है। और ये सब राज्य भारत के अन्य राज्यों से बहुत कम कनेक्टेड है, बहुत कम। देखिए ना, यहां पर बीच में बांग्लादेश आ जाता है, फिर देखिए यहां पर कनेक्शन बहुत छोटा है। और जब तक कांग्रेस की सरकार रही थी, कांग्रेस की सरकार, देखिए कांग्रेस, बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। वे कह के चले गए हैं कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यानी कांग्रेस के लोग पद का भूखा होता है। देख लीजिए ना ज्योतिरादित्य सिंधिया को, समझ गए, देख लीजिए ना सचिन पायलट को, समझिए, देखिए ये सबको। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है कांग्रेस के भीतर, समझ गए। तो कांग्रेस जो है यानी वोट बैंक की राजनीति करता है। यह सब राज्य का राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि लोकसभा राज्यसभा सीट इन राज्यों में कम है। लेकिन हमारे मोदी जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी भारत के सिर्फ इन राज्यों पर ध्यान नहीं दिया बल्कि इन राज्यों पर भी मोदी जी ध्यान दिए, समझ गए। तो मोदी जी के आने के बाद जो है थोड़ा सा कनेक्टिविटी इन राज्यों का भारत के अन्य राज्यों के साथ बढ़ गया है, ठीक है। अब ये राज्य पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर स्थिति में है। तो इन राज्यों का कनेक्शन भारत के अन्य राज्यों से बहुत कम था। तो इन राज्यों का भारत के अन्य राज्यों से कनेक्शन कम था। तो अब आप स्वयं सोचिए, ये सभी राज्य आपस में ना एक दूसरे पर निर्भर होगा, अन्य राज्यों से इनका कनेक्शन होगा। मान लिया जाए कि आपका भाई आपके पास रहेगा तब ना आप उसके रूम से नमक उठा लाइएगा। आपका भाई आपके रूम के बगल में नहीं रहता, वो 5 किलोमीटर दूर में रहता है, तो आपका जो पड़ोसी है वही ना आपको मदद करेगा कि रात को 12 बजे आपका भाई नमक लेकर के आएगा, नहीं ना आएगा, नमक लेकर के नहीं आएगा। तो मतलब इन राज्यों में आपसी निर्भरता, इन राज्यों में आपसी निर्भरता बनी हुई है, जिस वजह से इन राज्यों को 7 सिस्टर की श्रेणी में रखा जाता है, 7 सिस्टर की श्रेणी में रखा जाता है। और सीधा देखिए ना, 7 सिस्टर में से 2 राज्य से होकर तो कर्क रेखा गुजरबे करती है, मिजोरम और त्रिपुरा। उसके अलावा जो भी 7 सिस्टर के अंतर्गत राज्य आता है सब कर्क रेखा के उत्तर में, टोटल कर्क रेखा के उत्तर में। किधर है? उत्तर में। आप देख लीजिए, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सब उत्तर में है। दूर से तो गुजरबे करती है, और जिससे होकर गुजरती है वहां पर दक्षिण उत्तर करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। बात को समझे? तो और एक बार कम करना, चलिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये सभी कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में। फिर
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, ये सभी राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है। हाँ या ना? कह सकते हैं ना? तो कौन राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कौन राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है और कौन राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है? ये सब बात क्लियर क्लियर हो गया ना? यहां से अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब यहां पर आप समझिएगा, ऊपर में उत्तर है ना हो, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, यहां पर उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। उसी प्रकार से नीचे आइएगा, नीचे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है ना हो, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। वैसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। अब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाएगी तो उत्तर से दक्षिणे में ना लाइन खींचा जाएगा कि पूरब से पश्चिम में खींचा जाए? पूरब से पश्चिम में खींच करके उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से आप मिला पाइएगा? नहीं मिला पाइएगा। तो वैसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है उसी को देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पूरे पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। इससे दाहिना जाइएगा तो पूर्वी देशांतर, इससे बायां आइएगा तो पश्चिमी देशांतर। क्या होता है? पश्चिमी देशांतर। अब जब हम 0 डिग्री के दाहिना जाते हैं तो पूर्वी देशांतर, तो इधर 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 4 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाइएगा तो इस प्रकार से आपको 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तक मिलेगा। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तक आपको मिलेगा। उसी प्रकार से जब आप 0 डिग्री के बायां साइड आइएगा तो यहां पर पश्चिमी देशांतर, और पश्चिमी देशांतर में भी 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, और इधर भी 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा मिलेगा। 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा मिलेगा। समझ गए? तो एक है 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा, 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर। तो क्या हम यह बात कह सकते हैं कि जो अपना देश भारत है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में स्थित है? हाय बोलिए ना, हाँ या ना? कह सकते हैं ना? 0 डिग्री और 180 डिग्री पूर्वी के बीच में है जी, यहां पर भारत है ना जी? ठीक है, यहां पर भारत है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में अपना देश भारत स्थित है। अब भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी होगा या पश्चिमी? हाँ, पूर्वी। क्या होगा? पूर्वी। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो भारत 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है, और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी देश जो अपने समय को निर्धारित करता है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है।
कोई भी देश जो अपने समय का निर्धारण करता है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। भारत हो, अमेरिका हो, रसिया हो, कनाडा हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी देश हो, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। तो स्वाभाविक सी बात है अपना देश भारत भी समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही करता होगा। करता होगा नहीं, करता है, करता है। अब 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आएगा कि नहीं आएगा? नो, 68 और 97 के बीच में 82.5 ना आएगा? एकदम आएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में एक पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। इसको भारत का मानक समय रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होता है वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय है वही समय कश्मीर में भी होगा, वही समय कन्याकुमारी में भी होगा, वही समय अरुणाचल प्रदेश में भी होगा और वही समय गुजरात में भी होगा। अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अभी रात का 8:53 हो रहा है, कश्मीर में भी 8:53 है, कन्याकुमारी में भी 8:53, अरुणाचल प्रदेश में भी 8:53 और गुजरात में भी 8:53। पूरे भारतवर्ष में 8:53 हो रहा होगा। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि 8:00 जो है 60 हो गया है या 9:10 हो गया। नहीं, 8:53 का मतलब 8:53 ही, समझ गए। और यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसको याद रखने का ट्रिक है मौका। मौका क्या है? मौका। मौका, मौका पे चौका मारिए। एम से मध्य प्रदेश, ओ से ओडिशा, ओ से ओडिशा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश, ए से, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है, मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है, ओडिशा से होकर गुजर रही है और आंध्र प्रदेश से होकर गुजर रही है। तो उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, ओडिशा 4, आंध्र प्रदेश 5। ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। और इस पर जो समय है वही समय पूरे भारतवर्ष में होगा। चाहे इसके पश्चिम आ जाइए या इसके पूरब चले जाइए या इसके उत्तर चले जाइए या इसके दक्षिण चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, समय वही होगा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होगा। अब यहां पे आप थोड़ा गौर कीजिए। जब आप थोड़ा गौर करेंगे तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सभी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के पश्चिम में है? कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। साथ ही साथ क्या हम ये कह सकते हैं बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के पूरब में है? हाँ, कह सकते हैं ना? हाँ या ना? अब इसके अलावे देखिए, आप थोड़ा गौर कीजिएगा।
थोड़ा गौर कीजिएगा तो आपको यहां पर पता चलेगा कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा है और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी जिसे भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को यहां पर काट रही है। और ये राज्य है छत्तीसगढ़। कौन राज्य है? मतलब कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। क्या हम ये बात कह सकते हैं? हाँ या ना? अब इसके अलावे थोड़ा सा आप और गौर कीजिएगा कि जो कर्क रेखा है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये दोनों ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत के दो राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत के दो राज्यों से होकर, दोनों रेखा भारत के दो राज्य से होकर गुजरती है। एक मध्य प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़। देखिए आप, मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। हाँ, मध्य प्रदेश से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजर रही है। हाँ, छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। हाँ, छत्तीसगढ़ से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजर रही है। हाँ, इन दो राज्यों के अलावा अन्य कोई राज्य आपको नहीं मिलेगा जिससे होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती हो। इन दो राज्यों के अलावा तीसरा आपको कोई नहीं मिलेगा। ये काफी शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज तक कोई कंपटीशन इस प्रश्न को नहीं पूछा है कि कौन से दो ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछा जा सकता है। समझिए, पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन तो बहुत सारा बार पूछ दिया गया है कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है। यह प्रश्न तो कई बार पूछ दिया गया है, लेकिन कौन से दो राज्य कॉमन है यह बात नहीं पूछा गया। आशा करते हैं यह सब बात आप समझ पा रहे हो, हाँ या ना? यह सब बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए, अब इसके अलावे थोड़ा सा और समझिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम या आप या मानव जाति जिस ग्रह पर हम आप या मानव जाति जिस ग्रह पर रहते हैं वह पृथ्वी है, वह आपको पृथ्वी है। और जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। देखिए, हम लोगों को एक सौरमंडल के विषय में पढ़ना होता है। सौरमंडल वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट सौरमंडल है। सौरमंडल के विषय में हमें पढ़ना होता है। सौरमंडल, सोलर सिस्टम, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह इत्यादि को मिलाकर एक परिवार का निर्माण किया जाता है जिसे सौर परिवार कहा जाता है। सौर परिवार के अंतर्गत जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वह ग्रह हो, उपग्रह हो, उल्का हो, क्षुद्र ग्रह हो, सभी को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से होती है। सभी को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से होती है। तो ग्रह, उपग्रह सबको उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से होती है। तो पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति किससे होती होगी? सूर्य से। किससे होती होगी? सूर्य से। तो पृथ्वी को भी उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति किससे होती है? सूर्य से। और जैसे घर में पिताजी हैं, कमाने वाले पिताजी हैं, पिताजी कमा कर लाते हैं, सब लोग खाते हैं। तो सूर्य पूरा एनर्जी कमाता है और ग्रह उपग्रह सब खाता है। अब पिताजी से अगर पैसा लेना है तो ऐसे पिताजी पैसा दे देंगे? 72 बार चक्कर कटवाएंगे तब जाकर के अंतिम में देंगे। समझ गए? तो अब ऐसे तो सूर्य उष्मा प्रकाश नहीं दे देगा। तो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करता है तब जाकर उसको उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। उष्मा और प्रकाश की, ये सब नेचुरल चीज है जो ऊपर से सब चीज संचालित होता है। आप स्वयं सोचिए ना कि
जब पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करनी पड़ती है तब जाकर के उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति उसको होती है। तो बिना पिताजी के 4 चक्कर लगाए पैसा मिल जाएगा? कभी नहीं मिल सकता। सब प्रकृति द्वारा संतुलित होता है। आपके जीवन में, ठीक है, आपके जीवन में कुछ भी होता है एकदम ऊपर से संचालित होता है। सब चीज एकदम फिक्स है, ये होना है, होगा, सब चीज होगा आपके जीवन में, समझ गए? तो अब काहे हल्ला कर रहे हैं? आप लोग का शादी होगा? भरम में जी रहे हैं महाराज। अब लड़की और लड़की का गार्जियन बहुत सचेत हो गया है। बिना नौकरी का आपको लड़की देगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप भ्रम में जी रहे हैं, समझ गए? पढ़िए, हम जो समझाना चाह रहे थे तो अब आप लोग समझिएगा नहीं। यहां पर हम आपको समय के विषय में बताते तो आगे जो है समय के विषय में हम आपको बताएंगे, लेकिन सुनिए अभी यहां पे सुनिए, ठीक है? लिखिएगा। नहीं लिखिएगा। और देखिए, ये सब तो सामान्य सी जानकारी हुई, ठीक है, पढ़ा दिए। लेकिन अभी जो है अगले क्लास में जब हम आएंगे तो आप हमको थोड़ा सिलेबस के विषय में याद दिला दीजिएगा, ठीक है? अगले क्लास में आएंगे तो आप बोल दीजिएगा सिलेबस। तो ये सब सामान्य सी जानकारी हम आपको दिए हैं और सब चीज हम आपको लिखा देंगे। तो अगले क्लास में जब हम आएंगे, अरे रुकिए ना महाराज, बात तो देखिए, इतना देर आप पढ़े हैं ना, लेक्चर सुने हैं ना, 5 मिनट अगर आप रुक जाइएगा ना तो आपको लेक्चर का पूरा फायदा हो जाएगा। अगर आप नहीं रुकिएगा फायदा नहीं होगा। तो अगले क्लास में हम आएंगे तो आप कह दीजिएगा सिलेबस लिखा देंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले याद करते हैं। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के 2 शब्द किससे किससे बना है? जियो प्लस जियो का अर्थ, ग्राफो का अर्थ, ग्राफो का अर्थ। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा? ज्योग्राफी का पिता, ज्योग्राफी का पिता इरेटो अस्थनीज। इसके बाद आगे बता, पूरे विश्व को कितने महादेश और कितने महासागर में? 7 महादेश और सबसे बड़ा महादेश, सबसे छोटा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, सबसे बड़ा, सबसे छोटा आर्कटिक न। भारत कौन गोलार्ध में? उत्तरी। कौन देशांतर में? पूर्वी। पूर्वी। भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसके बाद कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, हाँ या ना? कौन ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत को 2 बराबर भाग में विभाजित कर? कौन है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर? कितने राज्यों से होकर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। क्लियर है? इसके बाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा है। कितने राज्यों से होकर? कितने राज्यों से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कहां काटती है? कहां काटती है? छत्तीसगढ़ में। कौन से 2 राज्य है जहां से कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है? मध्य प्रदेश और, मध्य प्रदेश और, इतना बात क्लियर है? बिहार कर्क रेखा के उत्तर में या दक्षिण में? बिहार, सिक्किम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश उत्तर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दक्षिण न, पंजाब, 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 तेलंगाना, तेलंगाना,
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के पूरब में बिहार है या पश्चिम में? किधर है? महाराष्ट्र किधर है? महाराष्ट्र, सिक्किम, सिक्किम, राजस्थान, राजस्थान क्लियर है? याद हो गया ना? चलिए ठीक है, अगले क्लास में इसको लिखा देंगे, फिर आगे बताएंगे। धन्यवाद सभी लोगों का। रात है, थोड़ा लड़की को निकलने दे दीजिएगा। देखिए कितना 2 मिनट तो टाइम लगा। लड़की को थोड़ा निकलने दे दीजिएगा, रात है, लड़की को निकलने दे दीजिएगा भाई जी लोग। लड़की को निकलने दीजिएगा।